स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं किशोरी स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में, और इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि सिंह को। डॉक्टर रश्मि, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सो मच मैडम, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मेरे को बुलाया है। जी, धन्यवाद। कहते हैं कि डॉक्टर और वकील से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि कब कौन सी बात कितनी महत्वपूर्ण हो जाए इसकी जानकारी हमें नहीं लगती। और अगर हमारी तबीयत खराब है तो दिल का धड़कना से लेकर सांसों की गति तक का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ही कुछ समय होता है किशोरावस्था, जहां हमारे शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। वो हो सकता है कि मासिक स्राव का शुरुआत हो, चाहे हमारे मानसिक बदलाव हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस सामाजिक वातावरण के साथ साथ उनके खान पान, उनके लिए एक स्वस्थ वातावरण को देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में हर बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे किशोरी स्वास्थ्य में कई तरह की समस्याएं भी आती हैं। चलिए उन कुछ समस्याओं की चर्चा हम आज के अंक में करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किशोरावस्था में कदम रखते ही कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं? जी, किशोरावस्था की समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जो कि जनरली बहुत लोग खुल के डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो लड़की खुद हो, चाहे उसके माँ बाप हो, या कभी कभी हम डॉक्टर्स भी इस चीज़ से कतरा जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिला है जिससे हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं। किशोरावस्था एक ऐसा समय है जिसमें आप बचपन से उठ के आप अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक वो ट्रांजिशन का फेज़ रहता है। तो उस दौरान एक लड़की जो है वो मानसिक, शारीरिक, सोशल और बिहेवियरल चेंजेस का ट्रांजिशन में रहती है। वो उस चेंजेस को ऑब्ज़र्व करती है। कई बार वो किशोरी इस दुविधा में रहती है कि जो उसके साथ चेंजेस हो रहे हैं वो नॉर्मल है कि नहीं है। तो ऐसे में घर में जो माँ है, स्पेसिफिकली जो बच्ची की माँ है, या फिर जो भी उनके साथ महिला रहती हैं, उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कई कॉमन तरीके की बीमारियां, या आप कह लीजिए नॉर्मल फिजियोलॉजी को भी अगर हम लोग समझें तो ये है कि महीना एक जो आप कहते हैं कि आप किशोरावस्था में घुसे हैं, तो लड़कियों के लिए एक डिमार्केशन हो जाता है। आप एक डेट दे सकते हैं उसको जिस दिन से उसकी माहवारी शुरू हुई। लेकिन जब वो एडोलेसेंस में जाती है तो साथ ही साथ दूसरे चेंजेस भी होते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, जैसे वक्ष या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, जैसे गुप्तांगों का डेवलप होना, प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर का डेवलप होना। तो ये एक समय के साथ होता है। लेकिन माहवारी का शुरू होना एक अकेली ऐसी एंटिटी है जिसमें आप डेट कर सकते हैं कि हाँ, अब लड़की हमारी किशोरी हो चुकी है। तो इसकी नॉर्मल और अबनॉर्मल चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जब हम कह रहे हैं कि हम डेट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम ये बोलें कि लड़की जो जनरल एज ग्रुप है जिस समय एक लड़की को पीरियड आता है, वो 11 से 14 साल, 15 साल के बीच का है। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी करके एक चीज़, एंटिटी होती है जिसमें हम ये मानते हैं कि लड़की को 8 साल से पहले अगर महीना आ जाता है तो उसको हम लोग प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। यानी कि वो समय से पहले उसके अंदर शारीरिक चेंजेस ऐसे हो चुके हैं जिससे की वजह से महीना शुरू हो गया है आना। ये चेंजेस कभी कभी नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कहने से पहले हमें बहुत सारी बीमारियों को रूल आउट करना रहता है। जैसे कि कोई ओवरी का ट्यूमर, अंडेदानी की ट्यूमर, ब्रेन का ट्यूमर, किसी हार्मोन की अत्यधिक काम करना या कम काम करना, कोई इन्फेक्शन, या फिर जेनेटिक या आनुवांशिक दिक्कतों के कारण भी ये हो सकता है। और उसी तरीके से जैसे 8 साल से पहले को हम अब नॉर्मल कह रहे हैं, 15 साल के बाद तक में भी अगर लड़की को पीरियड नहीं आ रहा है तो उसको भी हम लोग अब नॉर्मल ही मानते हैं। उसमें भी हम विविध तरीके के टेस्ट करके ये देख सकते हैं कि किस कारण से उसको पीरियड नहीं रह रहा है। उसमें भी मोस्ट कॉमन आपका हार्मोनल इरेगुलेशन रहता है। खान पान का बहुत बड़ा महत्व है। आप किस तरीके के बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। और फिर
जो बच्चेदानी का डेवलपमेंटल प्रोसेस रहता जी। है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ रहता है कई केसेस में, तो उसको पता करना बहुत ज़रूरी है। जी। जी तो ये सामान्य सा जो बदलाव है वो है मासिक का आना। जी लेकिन मासिक का आना और नहीं आना ये कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम बहुत कम ध्यान देते जी। हैं। घर में आमतौर पे देखा जाता है कि 11 साल हुआ, 12 साल हुआ, 13 साल, जब तक कि जी किशोरियों को जब तक कि लड़कियों में क्या मासिक स्राव शुरू नहीं हो जाता जी। है, तब तक पेरेंट्स जो हैं, माताएं जो हैं या दादी जो है, बुआ जो भी है, किसी जी। को ये ध्यान में नहीं रहता जी चलो इसका नहीं आया। जी बहुत समय 14-15 साल हो जी। जाए तब उनको ख्याल आता है अरे इसका तो नहीं आया। जी क्योंकि हमारे यहाँ ये अलग अलग जैसा आपने कहा कि सोशियो इकोनॉमिक जी। पोजीशन जो है जी। उस पे भी डिपेंड करता है। तो जिनकी स्थिति जैसी है उनको लगता है अरे उसको अब जल्दी हो गया, कोई जी। बात नहीं, इसका कल हो कल हो जाए। जाए। इस बात पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं कि जी। नहीं, एक उम्र होती है जिसके बाद अगर नहीं आए तो वो जी। खतरे की घंटी है हो जी। सकती जी है। बिल्कुल। और उसके लिए फिर क्या है, भय, संकोच, किससे कहें, नहीं कहें, हो जाएगा, जी। इसकी वजह से कई बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा घर कर जाती हैं। बिल्कुल। जी जी जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसी में जैसे एक 11 से 14 वर्ष की उम्र में जब महीना आ रहा है जी। तो उसमें भी बहुत सारी अबनॉर्मलिटी होती है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब एक आप ट्रांजिशन फेज़ में हैं, जब बॉडी में वो चेंज आ रहा है, शरीर में वो चेंज आ रहा है, तो वो चेंज को लाने में शरीर समय लगाएगा। तो बिल्कुल। अगर वो पीरियड आ चुका है तो वो बहुत नेचुरल है कि उसके 1 या 2 साल तक उसको अनियमितता रहेगी माहवारी में। लेकिन अनियमितता अगर आपकी 2 या 2.5 साल या 3 साल के बाद भी रह रही है, तब उसको इग्नोर ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। या फिर माहवारी के दौरान उसको ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग रही है, उसको 3 या 4 पैड से एक दिन में ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, या फिर अत्यधिक पेन रह रहा है जिसकी वजह से वो अपनी क्लासेस छोड़ रही है या फिर घर का काम नहीं कर पा रही, तो ऐसे केसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे केसेस में हमें तुरंत आप लेके आएँ और काफ़ी मिनिमल दवाइयों के साथ हम लोग इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर हम लोग देखते हैं उसमें कि कुछ अबनॉर्मलिटी या फिर एक डेविएशन तो नॉर्मलसी से नहीं है। अगर नॉर्मल है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए बच्ची का खान पान, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, महीने के समय अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना, कैसे उसमें स्वच्छता रखनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है घर में माँओं का और बड़ी बहनों का और बुआ मौसियों का बच्ची को बताने के लिए। जी जी। आपने कहा कि किशोरावस्था में कदम रखते ही जो पहला परिवर्तन है मासिक का आना, अगर अनियमित मासिक जो है वो सामान्य सी प्रक्रिया है, हो सकता है। जी। लेकिन जो देरी से वह मासिक आ रहा है या अनियमित है, क्या इसके पीछे दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे थायराइड का होना, अनीमिया का होना, डायबिटीज़ का होना, मोटापा होना? उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पीरियड जो है बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक चीज़ है। तो महीने का अनियमितता जैसे हमने बोला शुरू हुआ है तो उस समय भी अनियमित हो सकता है, लेकिन एक बार नियमित हो के अगर वो अनियमित हो रहा है तो उसको जांच करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से आजकल का जो ट्रेंड है कि 1 महीना का इरेगुलर हुआ तो मैडम हमको दवा दे दीजिए, वो नहीं करना है। अगर आप देख रहे हैं कि ओवर 3 या 6 महीने के समय में एक बार नियमित होने के बाद फिर से अनियमित हो रहा है तो उस चीज़ की जांच अवश्य कराएं। 1 या 2 पीरियड के इरेगुलरिटी में बहुत परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि पीरियड ऐसी चीज़ है जो आपका खान पान, आपकी नींद, आपकी एक्सरसाइज, आपका स्ट्रेस लेवल, ये सब को रिस्पॉन्ड करता है। तो बहुत वाजिब है कि आपने अगर जगह बदली है या फिर एग्ज़ाम का स्ट्रेस है या फिर खान पान में कुछ चेंज हुआ है तो उसकी वजह से ये बदलाव आ सकता है। रही बात जहाँ इरेगुलरिटी की बात हो रही है, तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि पीरियड को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें मेन इम्पॉर्टेंट आपका एक थायराइड का ग्लैंड आता है जिसकी अनियमितता से हो सकती है। पीसीओएस एक उभर के अभी बीमारी आई है, खासतौर से ये 2 साल में कोविड में भी और उससे पहले से भी था, अभी 2 साल में और उभर के आई है। उसके अलावा किशोरावस्था में अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है
तो खून जमाने वाले तत्वों की कमी हो सकती है। जी। ये बहुत रेयर नहीं है और ये बहुत आसानी से इग्नोर की जाती है, क्योंकि नहीं अंदाज़ा रहता है कि क्या रह रहा है। तो खून जमाने वाले तत्वों की कमी उसके टेस्ट के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि उसको क्यों ब्लीडिंग हो रही है। अल्ट्रासाउंड जैसी सिंपल सी टेक्निक से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि बच्चेदानी, अंडेदानी, इसमें कोई ट्यूमर या कोई जी, गांठ जी। तो नहीं है जो ब्लीडिंग करा रहा है। उसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है जो कि किशोरावस्था में उसने पकड़ा हो। उसके अलावा खान पीन का माल न्यूट्रिशन, दोनों ही तरफ से, अगर वो मोटापा भी है और बहुत ज़्यादा पतली भी है, जी, दोनों ही कारण। तरीके का जी। माल न्यूट्रिशन उसकी पीरियड्स को इरेगुलर कर सकता है। अभी आपने जिक्र किया पीसीओएस। जी पीसीओएस और पीसीओडी, क्या जी। दोनों तरह की समस्याएं आजकल देखने को मिल रही हैं? जी, पीसीओएस को अगर हम लोग उसका है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और जी। जब हम सिंड्रोम कहते हैं तो उसका मतलब है कि हमारे 2-4 लक्षण और 2-4 बॉडी के सिम्टम एक साथ हैं, अच्छा। सिस्टम एक साथ इन्वॉल्व हैं। तो जैसे मैंने बोला कि पीरियड बहुत फ्रेजाइल है, तो उसमें एक आपका ओवरी या यूट्रस ही सिर्फ काम नहीं करता है, बहुत सारे हार्मोन्स उसको रेगुलेट करने में लगे रहते हैं। तो पीसीओएस एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा बीमारी है जो कि आपके थायराइड, आपका प्रोलैक्टिन, आपका शरीर का मोटापा या दुबलापन, आपके एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन, इस सब को रिस्पॉन्ड करता है। तो जब वो सारा सर्कुलेशन जो उनका है कहीं गड़बड़ाता है तो उसको हम लोग पीसीओएस कहते हैं। पीसीओएस का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो अंडेदानी का कैरेक्टरिस्टिक है कि हर महीने एक अंडा वो प्रोड्यूस कर, क्योंकि किशोरावस्था में महीना आने का मतलब है शरीर को, औरत के शरीर को वो प्रिपेयर कर रहा है आगे की प्रेगनेंसी के लिए। तो एक अंडा महीना में बनना चाहिए और वो रिलीज़ होना चाहिए। जब वो नहीं हो पाता है तो अल्ट्रासाउंड में छोटी छोटी मोतियों की माला जैसे पिक्चर दिखता है, जिसको पॉलीसिस्टिक बोलते हैं। तो पॉलीसिस्टिक जितना आसान तरीके से डायग्नोज हो सकता है उतना ही आसान तरीके से ट्रीट भी हो सकता है। इस 2 साल में मैंने बहुत सी किशोरी लड़कियों को देखा जो कि इस चीज़ से परेशान थी कि उनकी पीरियड की अनियमितता है, और ख़ासतौर से पीरियड की अनियमितता मतलब कम पीरियड आता था या फिर बहुत ज़्यादा गैप पे आता था। तो ये हम लोग ने देखा कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो इस दौरान में बच्चे अक्सर करके स्कूल गए नहीं हैं, लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठे हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, एक्सरसाइज कम हो गया है, जंक फूड या बैठे रह के खाने का आदत हो गया है। तो इस दौरान में बच्चों को पीसीओएस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो पीसीओएस हार्मोनल सप्लीमेंटेशन जहाँ तक हम लोग बात करते हैं वो बिल्कुल लास्ट है। उसका मेन स्टे है कि आप अपने डाइट की ध्यान रखें, खाने का ध्यान रखें और नियमित तरीके से कम आधा घंटा से 45 मिनट जो भी एक्टिविटी अच्छी लगती हो, खेलना, दौड़ना, योगा करना, तैरना, डांस करना, जैसा ठीक लगता है उसमें आप अपने शरीर को फिट रखेंगे। पीसीओएस मेजरली मोटी लड़कियों में होता है जिनका वेट अत्यधिक होता है, उनमें हम लोग वेट रिडक्शन प्राइमरली बोलते हैं कि उसको अचीव करने से आपका पीरियड अपने आप रेगुलर होना शुरू हो जाएगा। जी, आपने कहा मोटी लड़कियों में होने की संभावना ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ 2 तरह का दिख रहा है। एक तो बहुत लड़कियाँ पतली होती हैं और एक बहुत ज़्यादा ही मोटी होती हैं। तो क्या मोटापा भी कई बीमारियों का जड़ होता है या बहुत सारी बीमारियों के कारण होता है? देखिए, मोटापा जो है इसको हम लोग माल न्यूट्रिशन अगर बोलें तो मैंने वही बोला कि जैसे कह गए हैं सब लोग कि अति का भला न बरस, न अति भली, अति की भला न धूप। तो किसी चीज़ की अति नहीं अच्छी है, ना कम, बहुत कम खाना जो कि आजकल के ट्रेंड में हो गया है साइज 0 का लेना, वो भी अच्छा नहीं है, और बहुत अत्यधिक खाना वो भी अच्छा नहीं है। तो माल न्यूट्रिशन दोनों, ओबेसिटी और बिल्कुल ही पतला होना, वो दोनों ही माल न्यूट्रिशन कहलाएगा। ओबेसिटी पे हम लोग ज़्यादा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोटापा जो है अपने आप में एक बीमारी भी है, बहुत सी बीमारियों का गढ़ भी है और बहुत सी बीमारियों का कारण भी है। तो जब BMI, जिसको कि हम लोग वज़न और हाइट का फॉर्मूला से जब डिवाइड करते हैं, अगर वो 25 से ऊपर आता है तो वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि वो लड़की जो है मोटापे से ग्रस्त है। मोटापा ऐसी चीज़ है जो कि आपका ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक
और अवसाद जैसी चीज़ों को भी घर करता है। जी, जी। स्कूल या कॉलेज में जाती हुई लड़कियां जो मोटी हैं वो अक्सर करके अपने शरीर और फिगर के लिए डिप्रेशन में जाती हुई दिखती हैं। इसके ज़्यादातर। अलावा मोटापा जो है आपका आपको आगे कर डायबिटी कर सकता है, बीपी की बीमारी कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी आगे कर सकता है, सोने में दिक्कत या जैसे कि सांस नहीं प्रॉपर आती जी। है और आपको हमेशा थका हुआ लगता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, मतलब कि नींद में आप खर्राटे ले रहे हैं और आपकी नींद थोड़ी थोड़ी देर के लिए टूट रही है, तो पूरी रात आप एक चैन की नींद जिसको बोलते हैं वो नहीं सो रहे हैं और सुबह आप उठेंगे तो आपको थका हुआ लगेगा, वो करता है। आगे चल के ये सब आपका हार्ट की डिजीज़ेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ में मोटापा आगे घेरता है। लेकिन मोटापा सिर्फ खाने पीने से नहीं होता है, जी। ये आपका एक फॉर्म है। अगर आपका वेट अत्यधिक बढ़ रहा है, 3 महीने में आपको लग रहा है कि आपने 5 से 10 किलो ज़्यादा कैरी गेन कर किया लिया है, जी हाँ। जी, तो ये थायराइड की वजह से हो सकता है। ये शरीर में पानी का रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है, जो कि हार्मोन्स जैसे कुशिंग सिंड्रोम्स वगैरह रहता है, जो आपकी पीरियड की भी इरेगुलरिटी कर सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये आपका मोटापा ना हो के शायद हो सकता है कि अंदर कोई बड़ी सी सिस्ट हो जो कि आपके पेट में बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो उस तरीके से ये प्रेजेंट कर सकता है। और ठीक उसका उल्टा होता है जब बहुत ही कम खाना खाते हैं या मालन्यूट्रिशन रहते हैं, तो आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है शरीर की, आयरन, कैल्शियम, थोड़े मिनरल्स, इसकी भी कमी होती है। बहुत आसानी से आप कोई भी इन्फेक्शन को पकड़ लेते हैं। जी। और इंडिया जैसे कंट्री में, ट्रॉपिकल कंट्री में स्पेसिफिकली मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये बहुत आसानी से घर कर जाते हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे बहुत कम कर देता है। जी, जी। तो जो छोटी सी हम समझते हैं थोड़ा सा वज़न बढ़ गया है, थोड़ा सा वज़न बढ़ गया है, जी। यही थोड़ा-थोड़ा वज़न बढ़ते-बढ़ते हमें कई बीमारियों का घर बना देता जी। है और इस पर हम जो है ध्यान नहीं देते जी। हैं। और ऐसा माना जाता है कि किशोरा अगर स्वस्थ किशोरी रहेगी तो वही आगे चलकर वो स्वस्थ माँ बन सकती बिल्कुल, है। जी। तो यहाँ पर ये जान लेना भी ज़रूरी होता है कि अगर किशोरावस्था में कोई बीमारी घर कर गई हमारे जी। नज़रअंदाज करने से, हमारी गलतफ़हमी या किसी जी। कारण से, तो क्या ये हमारे आगे चलकर हमारे फ्यूचर में भी कुछ वो समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसे पीसीओएस की ही हम लोग बात जी। कर रहे थे, तो पीसीओएस ना सिर्फ आपका माहवारी की अनियमितता के लिए परेशान करता है, वो आगे जाके आप में सब फर्टिलिटी या बच्चे को कंसीव करने में दिक्कत कर सकता है, और आगे चल के वो आपके एंडोमेट्रियल कैंसर तक में आपका एक रोल वो कर देता है। तो अच्छा। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसको समय से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। फिर टीबी जैसे आया, टीबी धीरे धीरे आपके शरीर को खाता है, तो वो भी आपका पूरे शरीर का इम्यून सिस्टम ख़त्म कर रहा है, आपकी माहवारी को अनियमित कर रहा है, आपके फर्टिलिटी को वो कम कर रहा है, और फिर वो आगे चल के बिल्कुल ही आपका यूटरस और ट्यूब्स जो होते हैं वो बिल्कुल जकड़ जाते हैं, जिसकी जी, जी, वजह जी। से अक्सर करके ऑपरेशन या बहुत आपका कमर में दर्द रहना, खाने पीने की अनियमितता, फीवर, ये सारी चीज़ें बहुत सारी आती हैं। आनुवांशिक चीज़ें जैसे होती हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि बच्चेदानी ढंग से बनी नहीं है, जिसकी वजह से माहवारी डिले हुई थी शायद जी, जी। किशोरावस्था में। आप बाद में अल्ट्रासाउंड या एमआरआई कराइएगा तो पता चलेगा कि शरीर में बच्चेदानी का ग्रोथ ही नहीं हुआ है। तो ये आपके लिए एक बहुत फिज़िकल एक ट्रॉमा तो है ही, पूरे परिवार के लिए एक मेंटल ट्रॉमा भी हो जाता है कि वो लड़की की आगे शादी कैसे जी, होगी, बिल्कुल। वो गर्भ कैसे धारण करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार अगर आपको लगता है कि नॉर्मल चीज़ें नहीं चल रही हैं, कहीं डेविएट हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से मिलने में ना संकोचें। जी हाँ, और तुरंत जैसा कि हम अपने कार्यक्रम में बार-बार कहते हैं कि कोई भी हमारे शरीर में जो लक्षण दिख रहा है, जी। उस लक्षण को पहचानें और तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करें। अब हम बहुत लगातार बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अब थोड़ा-सा समाधान के बारे में भी जी। बात कर लें जी। कि किस तरह की जीवन शैली हो, किस तरह का खान-पान हो, कैसे हम अपने आप को मेंटेन करें कि इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े? जी। तो अगर हम शुरू करें, जब एडोलेसेंस में जब वो घुसती है, मैंने बोला मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बताना कि पीरियड के उस समय में आपको कैसे अपना ध्यान रखना है, क्योंकि हार्मोन्स उस समय एक्सेस पे होते हैं, तो शरीर में आपको एक सूजा हुआ सेंसेशन सा लगता है,
या फिर बहुत सी लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि चिड़चिड़ापन लग रहा है, बिल्कुल। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उससे परेशान ना होइए। चिड़चिड़ापन या जो वो लगता है वो एक 5-6 दिन का प्रोसेस है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उस दौरान में आप मेडिटेशन कर सकते हैं जो कि आपके मेंटल इरिटेशन को काम डाउन करेगा। खाने पीने में चीज़ें ऐसी जो कि बहुत सॉल्ट या शुगर, नमक या तेज़ चीनी वाली चीज़ें ना लें। इससे मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल खाना बंद कर दें, लेकिन आजकल जो बहुत ईज़िली अवेलेबल है, कैंड फूड हो गया, जी चिप्स हो हाँ। गया, जिसमें कि प्रिजर्वेटिव के नाम पे ही अत्यधिक चीनी या नमक का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको कम रखेंगे तो शरीर में जो ब्लोटिंग रहता है वो कम रहता है। रेगुलर खान पान आपका जो है, जो हमारा डेली डाइट है, इंडिया का डाइट जो है, इंडियन कल्चर का जो डाइट है वो बहुत वर्सेटाइल है। तो वो अपने एरिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने डेवलप किया हुआ है। जैसे आप अगर समुद्री तट के पास जी। रहते हैं तो फ़िश है, तो वो हाई एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो बेसन या अंकुरित चने रहते हैं, वो हाई एंटीऑक्सीडेंट है। तो जिस भी एरिया में आप हैं उस हिसाब से उस उधर का खाना डेवलप हो चुका है। तो कोशिश करें कि ज़्यादातर घर का खाना खाएं जिसमें कि आपके मिनरल्स और हाई एंटीऑक्सीडेंट्स रहें, जैसे अंकुरित चने हो गए, गुड़ हो गया, लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना हो गया जिससे कि आयरन का अब्जॉर्प्शन रहे। सीजनल आपका फ्रूट्स और सब्जी हो गए, हरी सब्जियां हो गई, दाल रोटी, ये सारा सब कुछ रहता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें रहता है कि आधा घंटा 45 मिनट हफ्ते में 5 दिन, डेली भी नहीं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपकी जो भी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है उसमें एक्सरसाइज ज़रूर करें। जी, जी। सप्लीमेंटेशन पे कम रिसॉर्ट करें। दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, उम्र भर पिल की डिपेंडेंसी ना रखे कोई तो ज़्यादा अच्छा है। तो उससे अच्छा है कि आप फल लीजिए, आप वो अपना साग सब्जी खा लीजिए, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। प्लस अपना हाइजीन मेंटेन करते हुए साफ़ पानी का पीना, बिल्कुल। अपना टॉवल या फिर कपड़े अपने साफ़ रखना, ये सारा जो बचपन में क्योंकि माँ करके दे देती, ये एक ऐसी उम्र होती है जब आपको अपना सीखना पड़ता है कि कैसे इस चीज़ में हाइजीन को मेंटेन करना है, ताकि ये आगे चल के आपकी आदत में रहे और आपके स्वास्थ्य में ये बढ़ावा करे। जी। और वो माना जाता है कि महिलाओं की जो आदतें हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, बिल्कुल। तो इसलिए कुछ अच्छी आदतें हम अपने अंदर भी शामिल करें जी। ताकि इसको हम आगे तक अपने चलाते रहें। जी। हमारे यहाँ देखा, जैसा अभी आपने खान पान की बात की, तो देखा जाता है कि हम महंगी चीज़ों के पीछे ज़्यादा जी। भागते हैं। जी। फिर जैसा आपने कहा कि गोलियों पिल्स पे हम जो है वो बहुत ज़्यादा निर्भर जी। करते हैं, हार्मोन्स में कमी जी। है, जी। तो चलिए ऊपर से कोई पिल्स ले लिए, विटामिन डी की कमी है, जी। ऊपर से पिल्स में जी। ले लिए। और वही चीज़ हम देखते हैं कि अगर खान पान के साथ हम इन सारी चीज़ों को, विटामिन डी, जी। कैल्शियम को लेते हैं, जी। तो महंगे क्रीम जो हैं या कॉस्मेटिक्स है उनका भी खर्चा बच जाता है। बिल्कुल। कि अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं, नींबू ले रहे हैं, जी। अमरूद ले रहे हैं, केला ले रहे जी। हैं, तो उनसे आपकी अंदरूनी जो है वो अंदरूनी ग्लो जो ग्लो है, आता है। जी। वो अंदरूनी ग्लो जी। जो है वो ज़्यादा आएगा, बिल्कुल। और उससे आपको ऊपर से जो कॉस्मेटिक्स की जो चमक है वो भी कम होने लगेगी। लगती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अंकुरित अनाज जी। लें, फल लें, जी। साग सब्जियां साग लें, सब्जी में। तो उससे हमारे शरीर को जो ज़रूरी पोषक तत्व है वो तो मिलेगा ही, साथ ही हमारे शरीर चेहरे पे जो चमक है। वो भी अंदरूनी आएगी। जी। यहाँ पे फाइब्रॉइड के बारे में भी अगर हम बात कर लें तो जी। हमारे दर्शक जो हैं वो इसके प्रति भी जागरूक हो जाएंगे। जी। फाइब्रॉइड एक बिनाइन ट्यूमर है ओवरी के मांसपेशियों का। जब मांसपेशी एक जगह आके इकट्ठी हो जाती है तो वो एक गांठ जैसी चीज़ बना देती है। अच्छी बात है फाइब्रॉइड का कि उसमें कैंसर का प्रतिरूपारण जो है वो सिर्फ 1 से 5% है, और कई बार फाइब्रॉइड जो है कुछ दिक्कत नहीं करता है। आप एक रूटीन अल्ट्रासाउंड या किसी और दिक्कत के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए गए हैं तो उसमें एक छोटी फाइब्रॉइड हमें दिख जाती है। तो अगर वो फाइब्रॉइड छोटी है और वो आपको दिक्कत नहीं कर रही है तो उसको इलाज भी करने का ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग इंसिडेंटल फाइंडिंग बोलते हैं कि दिख गई है। लेकिन अगर फाइब्रॉइड आपकी
एक पर्टिकुलर साइज़ से बड़ी है, या फिर आपको दिक्कत कर रही है, दिक्कत जैसे कि पीरियड के समय बहुत पेन होना, या लगातार महीने के समय कमर में दर्द रहना, या फिर पीरियड का बहुत इरेगुलर होना, अत्यधिक पीरियड आना, इतना कि आपको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है, या फिर आयरन की कमी हो रही है, इस तरीके की अगर दिक्कतें रहती हैं तो फिर फाइब्रॉइड का हम लोग इलाज के लिए आगे बढ़ते हैं। फाइब्रॉइड का इलाज हमेशा सर्जिकल हो ये ज़रूरी नहीं है। आजकल बहुत सी दवाइयाँ ऐसी आई हैं जिससे कि हम लोग फाइब्रॉइड का साइज़ रिड्यूस करने के लिए कोशिश करते हैं। तो कुछ दवाइयाँ खाने के लिए होती हैं, कुछ दवाइयाँ इंजेक्शंस के रूप में होती हैं, कुछ दवाइयाँ हार्मोन से रिलेटेड कॉपर टी होती है, उसमें हम लोग लगा सकते हैं अगर फीमेल अगर तैयार होती है तो। और अगर उनसे भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तब जाके कहीं सर्जिकल ट्रीटमेंट का वैल्यू आता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी फाइब्रॉइड सिर्फ हो जाए तो बच्चेदानी निकाली जाए ये ज़रूरी नहीं है। वो बहुत सी चीज़ों पे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि उसकी एज कितनी है, तो फैमिली कितनी। हाँ, घबराने की वाली बात ज़्यादा नहीं है। ज़रूरत अगर नहीं है। यंग डॉक्टर रश्मि पेशेंट है आप हमारे बीच में आई और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है, तो हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार।